हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर संजीत सर। बेटा, आज मैं आपको अनसीन पैसेज कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरह के अनसीन पैसेजेस अब की बार आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे। अनसीन पैसेज आपके इंग्लिश के पेपर का पहला ही क्वेश्चन होता है, सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का। तो अनसीन पैसेज को करने का बेस्ट तरीका है अकॉर्डिंग टू मी कि पहले आप उसके क्वेश्चन आंसर को रीड कर लीजिए अच्छे से कि क्या एग्जामिनर ने क्वेश्चन आंसर में पूछा है। उसके बाद पैसेज को रीड कीजिए तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का आंसर क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम आंसर्स इसके रीड करेंगे। तो ये अनसीन पैसेज है आपका, उसके क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन 1, द एशियाटिक ऑफिसर्स वर, एशियाटिक यानी कि एशिया के अफसर वर थे, कैसे थे? ऑप्रेसिंग द इंडियंस चाइनीज एंड अदर्स, ऑप्रेसिंग कर रहे थे, शोषण कर रहे थे इंडियंस का, चाइनीज़ का और दूसरे देश के लोगों का। अपलोडिंग द इंडियंस चाइनीज़ एंड अदर्स, अपलोडिंग तारीफ करना, अपलोड करना, इंडियन चाइनीज़ और अदर्स की तारीफ कर रहे थे। प्रोटेक्टिंग द इंडियंस चाइनीज़ एंड अदर्स, प्रोटेक्टिंग सुरक्षा करना, सुरक्षित कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे इंडियंस की चाइनीज़ की। शोइंग मर्सी ऑन इंडियंस चाइनीज़ एंड अदर्स, शोइंग मर्सी दया दिखा रहे थे इंडियंस और चाइनीज़ और दूसरों के ऊपर। पहला क्वेश्चन है ये, तो आपने समझ लिया ये। दूसरा क्वेश्चन, वेयर वाज गांधी जी लिविंग एट दैट टाइम, उस समय गांधी जी कहाँ पे रह रहे थे? इन इंडिया, भारत में, इन ऑस्ट्रेलिया, इन ट्रांसवाल, इन केप टाउन, ट्रांसवाल में, केप टाउन में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में। तीसरा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज स्टडी द टू स्टेटमेंट 1 एंड 2 गिवन बिलो। ये जो पैसेज आप पढ़ेंगे इसके बेस पे आप दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट है, द पुलिस कमिश्नर वाज एन अनबायस्ड पर्सन, पुलिस कमिश्नर एक अनबायस्ड निष्पक्ष व्यक्ति था। बायस्ड होता है जो पक्ष ले किसी का, पक्षपात करे, अनबायस्ड होता है निष्पक्ष। सेकंड, ही रिफ्यूज टू हेल्प गांधी जी, उसने गांधी जी की हेल्प करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, यानी कि ये ट्रू है पहले वाला, दूसरा फॉल्स है, क्या ये उत्तर है? या 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स, दूसरा ट्रू है, पहला फॉल्स है, क्या ये उत्तर है? बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों 1 और 2 ट्रू हैं। बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक या दो जरूर आएगा अनसीन कंप्रीहेंशन में, जहाँ पे स्टेटमेंट दी होंगी। तो ये बड़े ध्यान से आपने समझना है। चौथा क्वेश्चन, द डिसीजन ऑफ द ज्यूरी मेड गांधी जी फील डिसगस्टेड, डिसगस्टेड घृणा करना, डिसगस्ट करना, विद द लीगल प्रोफेशन बिकॉज द डिसीजन वाज, क्वेश्चन क्या है? द डिसीजन ऑफ द ज्यूरी, ज्यूरी होता 2 या 3 जज बैठकर जब एक फैसला करते हैं उसको ज्यूरी कहते हैं, ग्रुप को, जजेस के ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं। जो ज्यूरी का डिसीजन था उसने गांधी जी को के मन में घृणा पैदा कर दी लीगल प्रोफेशन के प्रति। लीगल प्रोफेशन कानूनी जो प्रोफेशन है, वकील और जज का प्रोफेशन, उसके प्रति घृणा पैदा कर दी गांधी जी के मन में। बिकॉज द डिसीजन वाज, क्योंकि जो डिसीजन था, जो फैसला था वो कैसा था? फेयर, फेयर का मतलब उचित, सही, बायस्ड पक्षपात वाला, सी जस्ट, जस्ट माने उचित, फेयर जैसा ही है इसका अर्थ, जस्ट, उचित। डी है अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार था फैसला। तो हमने जब पैसेज पढ़ेंगे तो पता करना है कि फैसला कैसा था। पांचवा क्वेश्चन, दो द टू ऑफिसर्स वर एक्विटेड बाय द ज्यूरी, हालांकि 2 अफसर एक्विटेड कर दिए गए ज्यूरी के द्वारा, दोष मुक्त कर दिए गए ज्यूरी के द्वारा। येट द गवर्नमेंट डिसमिस्ड देम फ्रॉम देयर जॉब, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको डिसमिस कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, उनकी नौकरी से।
व्हाट वाज द रीज़न फॉर देयर डिसमिसल, उनके नौकरी से निकालने का क्या कारण था, उनको क्यों नौकरी से निकाला सरकार ने उन अफसरों को। दे डिड नॉट ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर, उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर की पालना नहीं की, ओबे नहीं किया। दे स्पोक लाउडली बिफोर गांधी जी, वे गांधी जी के सामने तेज आवाज में बोले थे। दे मर्डर्ड ए वाइट मैन, उन्होंने एक गोरे आदमी का, वाइट मैन गोरे आदमी का कत्ल कर दिया था। देयर क्राइम वॉज टू ऑब्वियस टू बी डिफेंडेड, उनका क्राइम, उनका जो अपराध था वो इतना स्पष्ट, ऑब्वियस स्पष्ट था कि उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता था, उनकी रक्षा नहीं की जा सकती थी, इतना बड़ा उनका क्राइम था और साफ था वो क्राइम। अगला क्वेश्चन, फाइंड ए फ्रेजल वर्ब इडियम फ्रॉम पैरा वन विच मीन्स पुट एन एंड। पैरा वन, पहले पैराग्राफ से, अनसीन पैसेज के पहले पैरे से आपने एक फ्रेजल वर्ब या इडियम, एक फ्रेजल वर्ब या इडियम छांटनी है जिसका अर्थ है पुट एन एंड, अंत कर देना, टू समथिंग, किसी चीज का, बाय टेकिंग डिसिसिव एक्शन, एक निर्णायक एक्शन लेकर किसी भी चीज को खत्म कर देना, उसका एंड कर देना। अब देखना है कौन सी इडियम होगी पहले पैरे में। सातवां क्वेश्चन, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स एंटनिम। एंटनिम, जैसे पहले भी आपको एक दिन क्लास में बताया था, एंटनिम का अर्थ होता है विपरीतार्थक। नीचे एक अंडरलाइन शब्द दिया गया है, उसका विपरीतार्थक लिखना उसकी जगह। तो ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, आपने सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, लेकिन कन्विक्टेड की जगह इसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है। कन्विक्ट का मतलब है दोषी पाना, दोषी घोषित कर लेना, गिल्टी ऑफ क्राइम मान लेना, अपराध करने वाला मान लेना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को पूरा करो, ये भी पैरे में से देखना है, अनसीन पैसेज में से। गांधी जी सस्पेक्टेड ए नंबर ऑफ ऑफिसर्स, गांधी जी को शक था बहुत सारे अफसरों पर, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि, किंतु वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। एज ही, क्योंकि वह, अब देखो यहाँ से पूरा करना आपने सेंटेंस को, क्योंकि वह, क्योंकि वह, आपने सेंटेंस को पूरा करना है पैसेज में देख के। तो यहाँ तक के तो जो 8 क्वेश्चन थे वो या तो ऑप्शन छांटना है, या फ्रेजल वर्ब छांटनी है, या सेंटेंस को पूरा करना है। 9वां क्वेश्चन, whom did गांधी मीट आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस। एविडेंस सबूत, गांधी जी किससे मिले सबूतों को इकट्ठा करने के बाद। तो आपको पता है बेटा, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, गांधी जी, डिड पीछे चला जाएगा, मीट को सेकंड फॉर्म मेट कर देगा, गांधी जी मेट, अब उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे मिले थे, फिर आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस लिखना है। 10वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज डिफिकल्ट इन साउथ अफ्रीका। पैसेज के अनुसार साउथ अफ्रीका में क्या कठिन था, क्या मुश्किल था। बेटा अब जैसे आपने क्वेश्चन रीड कर लिए हैं तो आपको एक आइडिया हो गया है कि ये पैसेज गांधी जी के बारे में है और ये पैसेज में साउथ अफ्रीका की बात हुई है, साउथ अफ्रीका की बात हुई है। तो ये क्लियर हमें हो गया कि गांधी जी के बारे में साउथ अफ्रीका की बात हुई है। तो अब हम पैसेज को रीड करेंगे। तो उसके बाद आप पैसेज को रीड कीजिए। ये वही पेपर है जो मैंने कुछ दिन पहले आपको ग्रुप में भेजा था। जोहान्सबर्ग वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द एशियाटिक ऑफिसर्स। जोहान्सबर्ग, ये बेटा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक जगह है, प्लेस है। जोहान्सबर्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड थी एशियाटिक ऑफिसर्स का, एशिया के जो अफसर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनका डोमिनेंस था, वर्चस्व था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था जोहान्सबर्ग में। आई हैड बीन ऑब्जर्विंग दैट, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, फार फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द इंडियंस चाइनीज एंड अदर्स। फार फ्रॉम, फार फ्रॉम बड़े दूर थे, यानी कि नहीं कर रहे थे। फार फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द इंडियन चाइनीज एंड अदर्स, इंडियन चाइनीज और दूसरों को प्रोटेक्ट करने की बजाय, फार फ्रॉम की बजाय, प्रोटेक्ट करने की बजाय, दीज ऑफिसर्स वर गिंडिंग देम डाउन,
वे अफसर्स उनका शोषण कर रहे थे, ग्रिंडिंग देम डाउन, ग्रिंड डाउन करना, शोषण करना, ऑप्रेस करना। एवरी डे आई हैड कंप्लेंट्स लाइक दिस, हर दिन मुझे इस तरह की कंप्लेंट मिलती थी। द राइटफुल द राइटफुल वंस आर नॉट एडमिटेड, राइटफुल वंस, राइटफुल यानी कि सही व्यक्तियों को एडमिट यानी कि अंदर नहीं आने दिया जा रहा, साउथ अफ्रीका में एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनको अंदर नहीं साउथ अफ्रीका के एंट्री दी जा रही है। वाइल्स, जबकि दोज हु हैव नो राइट, जबकि जिनका कोई अधिकार भी नहीं बनता, आर स्मगल्ड इन, उनको अंदर लाया जा रहा है, स्मगल करके छुपा के उनको साउथ अफ्रीका में एंट्री दी जा रही है। ऑन पेमेंट ऑफ 100, 100 रुपये घूस लेके, ब्राइब लेके उनको अंदर लिया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में एंट्री की जा रही है। इफ़ यू विल नॉट, बच्चों ये जैसे साउथ अफ्रीका में एशिया के लोग जाते थे कमाने के लिए आज़ादी से पहले, तो उस वक्त की एक घटना मुझे लग रही है, गांधी जी ने अपने जीवनी में ये लिखा है, होगा ये। इफ़ यू विल नॉट रेमेडी दिस स्टेट ऑफ थिंग, अब वो व्यक्ति कंप्लेंट जो कर रहे हैं गांधी जी से कह रहे हैं, इफ़ यू विल नॉट रेमेडी दिस स्टेट ऑफ थिंग्स, यदि रेमेडी इलाज, यदि आप इस चीज़ का इलाज नहीं करेंगे, ये जो सिचुएशन चल रही है, स्टेट ऑफ थिंग चल रही है, हु विल, तो कौन करेगा इनका इलाज? आप ही तो भारत के निवासी हैं, भारत के एक वकील हैं जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, तो आप इसकी रेमेडी, इसका इलाज नहीं खोजेंगे तो कौन इलाज खोजेगा? आई शेयर्ड द फीलिंग, मुझे भी लोगों की ये फीलिंग अपनी लगी कि हाँ यही बात है। इफ़ आई डिड नॉट सक्सीड इन स्टैम्पिंग आउट दिस इविल, यदि मैं सक्सीड, सफल नहीं होता हूँ, स्टैम्पिंग आउट, ख़त्म करने में, एंड करने में, इस इविल को, इस बुराई को जो कि ऊपर बताई है, आई शुड बी लिविंग इन द ट्रांसवाल, तो मैं ट्रांसवाल में रह रहा हूँ, इन वेन, व्यर्थ में ही रह रहा हूँ ट्रांसवाल में, अगर मैं इस समस्या को स्टैम्प आउट, दूर नहीं कर पाया तो। सो आई बिगेन टू कलेक्ट एविडेंस, एज सुन एज आई गैदर्ड ए फेयर अमाउंट, आई अप्रोच्ड द पुलिस कमिश्नर, इसलिए मैंने एविडेंस इकट्ठा करने, सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, और जैसे ही मैंने सबूत इकट्ठे किए, मैं पुलिस कमिश्नर से मिलने गया। ही अपियर टू बी ए जस्ट मैन, वो एक उचित आदमी, न्यायप्रिय आदमी, न्यायप्रिय आदमी लग रहा था। फार फ्रॉम गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर, उसने मुझे कोल्ड शोल्डर नहीं दिया, यानी कि मेरी सुनवाई नहीं की, यानी कि मुझे उन्होंने वहाँ से भगाया नहीं, कोल्ड शोल्डर नहीं दिया, मेरी बात उन्होंने सुनी है उस कमिश्नर ने। ही लिसन्ड टू मी पेशेंटली, उन्होंने बड़ी पेशेंटली, संयम से मुझे सुना। एंड आस्क्ड मी टू शो ऑल द एविडेंस इन माई पोजेशन, और मुझे कहा कि मेरी पोजेशन में, मेरे पास जितने भी सबूत हैं मैं उन्हें शो करूं, दिखाऊं उन्हें। ही एग्जामिन्ड द विटनेस हिमसेल्फ, उसने विटनेस, जो गवाह थे इस बात के, उन सब की गवाही ली। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और पुलिस कमिश्नर संतुष्ट हो गए इस बात से। बट ही न्यू एज वेल एज आई, किंतु वो भी जानते थे और मैं भी जानता था, दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट, कि ये डिफ़िकल्ट है इन साउथ अफ्रीका में, टू गेट ए वाइट ज्यूरी, एक वाइट ज्यूरी को, कि एक वाइट ज्यूरी, एक गोरा जज, टू कन्विक्ट, दोषी करार दे, ए वाइट ऑफेंडर, एक गोरे ऑफेंडर को, दोषी व्यक्ति को दोषी बता दे एक गोरा जज, ये बड़ा मुश्किल है साउथ अफ्रीका में। अगेंस्ट कलर्ड मैन, किसी कलर्ड मैन के खिलाफ, कलर्ड मैन किसको कहते हैं? जैसे कि इंडियंस थे उनको भी कलर्ड मैन कहते थे, निग्रो थे वहाँ के, उनको भी कलर्ड मैन कहते थे, और अंग्रेज़ों को वाइट मैन कहते थे। तो गांधी जी को भी पता था और कमिश्नर को भी पता था कि साउथ अफ्रीका में किसी वाइट ज्यूरी को, वाइट ऑफेंडर के खिलाफ फैसला नहीं देने दिया जाएगा कलर्ड मैन के मामले में। बट
सेड ही, किंतु उसने कहा, लेट अस ट्राई एट एनी रेट, हम ट्राई करेंगे किसी भी कीमत पर, कोशिश करेंगे। इट इज़ नॉट प्रॉपर इधर टू लेट सच क्रिमिनल्स गो स्कॉट फ्री, ये भी प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है कि इस तरह के क्रिमिनल्स को, कैसे क्रिमिनल, जो ऊपर बताया है कि जो पैसे लेके लोगों को साउथ अफ्रीका में आने दे रहे हैं और जिनका हक बनता है साउथ अफ्रीका में आने का, पूरे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको नहीं आने दे रहे हैं। स्कॉट फ्री, ऐसे क्रिमिनल्स को स्कॉट फ्री का मतलब है बच के निकल जाना, तो ऐसे क्रिमिनल्स को बच के निकल जाना भी ठीक नहीं है। फॉर फियर ऑफ द ज्यूरी, कि ज्यूरी एक्विट कर देगी, छोड़ देगी देम, उनको। तो कमिश्नर ये कह रहा है कि हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है कि हम ट्राई न करें ये सोच के कि ज्यूरी उनके खिलाफ फैसला देगा ही नहीं। आई मस्ट गेट देम अरेस्टेड, मैं उनको गिरफ्तार करवाऊंगा, ये कमिश्नर कह रहा है। आई एश्योर यू आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं प्रत्येक प्रयास करूँगा। नो स्टोन अनटर्न्ड, ये एक इडियम है जिसका अर्थ है प्रत्येक प्रयास करना। स्टोन अनटर्न्ड, प्रत्येक एफर्ट करना। तीसरा, आई डिड नॉट नीड द एश्योरेंस। अब बच्चों देखो, हम इतना पढ़ने के बाद एक बार देखते हैं कि जो क्वेश्चन थे उनका कोई आंसर हमें मिला है या नहीं मिला है। तो एशियाटिक अफसर्स कैसे थे? एशियाटिक अफसर्स वर ओप्रेसिंग, क्या ओप्रेस कर रहे थे इंडियंस को, चाइनीज़ को, या उनकी तारीफ कर रहे थे, या उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, या उन पे दया दिखा रहे थे? क्या कर रहे थे बच्चों? हमने देखा है कि वे एशियाटिक अफसर क्या कर रहे थे, इनको ओप्रेस कर रहे थे, उनको उनका उत्पीड़न कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। 100 रुपये लेके और लोगों को तो अंदर आने दे रहे थे अफ्रीका में, और सही लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे थे। जैसे कि आजकल आपने एक मूवी भी चली हुई है, डंकी मूवी, उस डंकी मूवी में देखा है कि किस प्रकार से एशिया के लोग, दूसरी कंट्रीज़ के लोग अमेरिका में चोरी छिपके एंट्री करते हैं पनामा के जंगलों के रास्ते से। तो पहले का उत्तर बनेगा ओप्रेसिंग द इंडियन, चाइनीज एंड अदर्स, एशियाटिक अफसर शोषण कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज गांधी जी लिविंग एट दैट टाइम, गांधी जी कहाँ पे रह रहे थे उस वक्त? भारत में रह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में, इन ट्रांसवाल। बच्चों देखो, ट्रांसवाल में आपने पैसेज देखा कि गांधी जी ने पहले ही पैरे में ये कहा था कि मेरा ट्रांसवाल में रहना व्यर्थ होगा यदि मैं इस बुराई को जड़ से खत्म नहीं कर पाया। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा सी, ट्रांसवाल। अब अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज स्टडी द टू स्टेटमेंट, पैसेज के आधार पे दो स्टेटमेंट पढ़ें, 1 एंड 2। द पुलिस कमिश्नर वाज एन अनबायस्ड पर्सन, पुलिस कमिश्नर एक निष्पक्ष व्यक्ति था। देखो, 2 पैसेज 3 पैसेज में हमें क्लियर हो गया है कि पुलिस कमिश्नर एक अच्छा इंसान था, अनबायस्ड पर्सन था। तो ये बात ठीक है, ये बात ट्रू है, ये हमने देख लिया कि ये ट्रू है, 3 पैसेज में ही पता चल गया। और ही रिफ्यूज टू हेल्प गांधी जी, उसने गांधी जी की सहायता करने से मना कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं था, उन्होंने तो गांधी जी की हेल्प करने की सोची और उनकी हेल्प भी की। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सच नहीं है, अनट्रू है ये स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने गांधी की हेल्प नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए अनट्रू है। तो क्या आंसर बनेगा? 1 इज ट्रू, आप ऐसे लिख लेना, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। तो 1 इज ट्रू, ठीक है, 2 इज अनट्रू यानी कि फॉल्स। तो पहला ही उत्तर बन गया ये ए। तो पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का ए। अब देखो, 2 पैराग्राफ में ही हमें पहले 3 क्वेश्चन मिल गए। अब अगला
तीसरा, आई डिड नॉट नीड द एश्योरेंस, मुझे किसी प्रकार की एश्योरेंस, सांत्वना की ज़रूरत नहीं थी, एश्योरेंस की ज़रूरत नहीं थी, पक्का नहीं करना था मुझे कुछ, सब कुछ पक्का हो चुका था। आई सस्पेक्टेड ए नंबर ऑफ ऑफिसर्स, मुझे बहुत सारे अफसरों पर शक था, बट आई हैड नो अनचैलेंजेबल एविडेंस अगेंस्ट देम ऑल, किंतु मेरे पास उन सब के खिलाफ कोई भी अनचैलेंजेबल एविडेंस, अनचैलेंजेबल जिसको झूठा ना कहा जा सके, सच्चे, सही, उचित एविडेंस, सबूत नहीं थे उनके खिलाफ मेरे पास। पक्का विश्वास था अफसरों कि अफसर गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था अगेंस्ट देम ऑल, उनके खिलाफ। वारंट्स ऑफ अरेस्ट वाज इश्यूड अगेंस्ट द टू, दो के खिलाफ वारंट निकले, वारंट्स, पुलिस ने दो के खिलाफ वारंट निकाल दिया, दो अफसरों के खिलाफ। अबाउट हुज गिल्ट आई हैड नॉट द स्लाइटेस्ट डाउट, जिनके हुज गिल्ट, जिनके दोष के खिलाफ मेरे में थोड़ा सा भी डाउट नहीं था, मुझे पक्का विश्वास था कि ये दो व्यक्ति तो बिल्कुल गिल्टी हैं, तो उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया। आपको पता है गांधी जी वकील थे, साउथ अफ्रीका में वकालत करते थे। द पुलिस कमिश्नर obtained एन एक्स्ट्राडिशन वारंट, पुलिस कमिश्नर ने, जो पुलिस कमिश्नर है जिसके पास गांधी जी गए थे, उन्होंने एक एक्स्ट्राडिशन वारंट, गिरफ्तारी का वारंट ले लिया उनके खिलाफ, उन दो अफसरों के खिलाफ, एंड गोट देम अरेस्टेड, और उनको अरेस्ट करवा दिया पुलिस से, एंड ब्रोट टू ट्रांसवाल, और उन लोगों को ट्रांसवाल ले आए। कहाँ से ले आए? जोहान्सबर्ग से। ये सारे अफसर तो कहाँ काम कर रहे थे? जोहान्सबर्ग में। वहाँ से कहाँ ले आए? ट्रांसवाल में ले आए इन दो अफसरों को। दे वर ट्राइड, ट्राइड का मतलब करना, केस चलाना, उनके ऊपर केस चला, कोर्ट में केस चला उनके खिलाफ। एंड आल्दो देयर वाज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट देम, और हालांकि उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बहुत पक्के सबूत थे। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द ज्यूरी हैड द एविडेंस ऑफ देम हैविंग एब्सकॉन्डेड, और इस चीज़ के बावजूद कि ज्यूरी के खिलाफ सब प्रकार के सबूत थे उन लोगों के खिलाफ, उन दो अफसरों के खिलाफ, बोथ वर डिक्लेयर्ड टू बी नॉट गिल्टी, दोनों को डिक्लेयर कर दिया गया कि वे गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, कि वे दोषी नहीं हैं। एंड एक्विटेड, और उनको दोष मुक्त कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। एक्विटेड, दोष मुक्त करना। आई वॉज सोरली डिसअपॉइंटेड, मुझे बड़ी निराशा हुई। द पुलिस कमिश्नर वॉज वेरी सॉरी, पुलिस कमिश्नर भी बहुत दुखी हुआ। आई वॉज डिस्गस्टेड विद द लीगल प्रोफेशन, मुझे लीगल प्रोफेशन से घृणा हो गई कि देखो सब कुछ सबूत होते हुए भी उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हाउएवर द गिल्ट ऑफ बोथ दीज ऑफिसर्स वाज पेटेंट दैट इन स्पाइट ऑफ देयर एक्विटल द गवर्नमेंट कुड नॉट हार्बर देम। पांचवा पैरा, हालांकि द गिल्ट ऑफ बोथ दीज ऑफिसर्स, इन दोनों अफसरों का जो अपराध था, वाज सो पेटेंट, वो इतना पक्का था, सबूत थे उसके, दैट इन स्पाइट ऑफ देयर एक्विटल, कि उनके एक्विटल के बाद भी, एक्विटल दोष मुक्त करना, देखो एक्विटल दोष मुक्त करना, दोष से मुक्ति कर देना, कि उनकी दोष मुक्ति के बाद भी द गवर्नमेंट कुड नॉट हार्बर देम, सरकार उनको अपने पास नहीं रख सकती थी, नौकरी में नहीं रख सकती थी। हालांकि उनको छोड़ दिया, किंतु उनका दोष इतना बड़ा था कि सरकार उनको हार्बर नहीं कर सकती थी, अपने पास नौकरी में नहीं रख सकती थी। बोथ वर कैशियर्ड, दोनों को कैशियर्ड कर दिया गया, यानी कि डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। द एशियाटिक डिपार्टमेंट बिकेम कंपैरेटिवली क्लीन, तो इस प्रकार से जो एशियाटिक डिपार्टमेंट था,
जो एशिया के लोगों को साउथ अफ्रीका में आने की परमिशन देता था, वो डिपार्टमेंट थोड़ा साफ हुआ, करप्शन ख़त्म हुआ। तो अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, द डिसीजन ऑफ द ज्यूरी मेड गांधी जी फील डिस्गस्टेड। जो ज्यूरी का फैसला था, जो जजों का फैसला था, उन्होंने गांधी जी को के मन में घृणा पैदा कर दी थी। लीगल प्रोफेशन, जो वकालत का काम था उसके प्रति, बिकॉज, क्योंकि, द डिसीजन वाज, क्योंकि जो फैसला था ज्यूरी का वो कैसा था, फेयर था। क्या सही फैसला दिया ज्यूरी ने? नहीं। बायस्ड था, पक्षपात से भरा हुआ था। यस। जस्ट था, उचित था। नो। अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार था। नहीं। तो सही आंसर बनता है बायस्ड था। ज्यूरी का फैसला बायस्ड था, इसलिए गांधी जी को घृणा हो गई वकालत के प्रति। दो द टू ऑफिसर्स वर एक्विटेड बाय द ज्यूरी, हालांकि दो अफसरों को एक्विटेड कर दिया गया ज्यूरी के द्वारा, येट द गवर्नमेंट डिसमिस देम फ्रॉम देयर जॉब, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको नौकरी से निकाल दिया। व्हाट वाज द रीजन फॉर देयर डिसमिसल, उनके नौकरी से निकालने का क्या कारण था? क्या कारण था? देखो, दे डिड नॉट ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर। नहीं, ऐसा तो नहीं था। वो तो गवर्नमेंट का ऑर्डर मानते थे। दे स्पोक लाउडली बिफोर गांधी जी, गांधी जी से के सामने तेज आवाज में बोले थे। नहीं, ये भी कारण नहीं था। दे मर्डर्ड ए वाइट मैन, उन्होंने एक अंग्रेज व्यक्ति की हत्या कर दी थी। नहीं। देयर क्राइम वाज टू ऑब्वियस टू बी डिफेंडेड, उनका क्राइम इतना स्पष्ट था कि उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये आंसर बनता है कि उनका क्राइम इतना बड़ा था, इतना साफ, इतना ऑब्वियस था कि उनको डिफेंड, उनको बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया। इसका आंसर हमें देखो यहाँ मिलता है कि सरकार ने उनको निकाल दिया था। ये रहा आंसर इसका। हावेवर द गिल्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स वर सो पेटेंट, इतना पेटेंट, इतना ऑब्वियस, इतना स्पष्ट था, दैट इन स्पाइट ऑफ देयर एक्विटल, कि गवर्नमेंट उनको हार्बर नहीं कर सकती, उनको डिसमिस कर दिया। यहाँ बनता है इसका आंसर। देखो, 5वें पैरे में बनता है 5वें क्वेश्चन का आंसर। अगला, एक फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है जिसका मतलब है पुट एन एंड टू समथिंग बाय टेकिंग डिसिसिव एक्शन। पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ का अंत कर देना डिसीजन लेके। तो पहले पैरे में से एक फ्रेजल वर्ब छाटनी है हमने। तो पहले पैरे में से फ्रेजल वर्ब यहाँ देखिए, रेमेडी माने इलाज। इफ आई डिड नॉट सक्सीड इन स्टैंपिंग आउट दिस इविल, यदि मैं इस इविल को खत्म नहीं कर पाया, स्टैंप आउट का मतलब टू पुट एन एंड, अंत कर देना। तो ये आंसर बनता, स्टैंपिंग आउट इसका आंसर बनता है। स्टैंपिंग आउट क्या बनेगा? स्टैंप आउट, स्टैंपिंग आउट या स्टैंप आउट, वो फ्रेजल वर्ब है। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ एंटनिम, एंटनिम ढूंढना है कन्विक्टेड का। देखो, कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी पाना, दोषी घोषित कर देना। कोर्ट ने उनको दोषी घोषित कर दिया था। तो दोषी घोषित करना और एक दोष से मुक्त कर देना, दोष से मुक्त करना इसका ऑपोजिट है। कन्विक्टेड का बनेगा दोष, कन्विक्टेड का अर्थ होता है दोषी पाना। तो दोषी पाना, दोष से, ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्विटेड। एक्विटेड का अर्थ होता है दोष से मुक्ति दे देना, दोषी न मानना। जब कोर्ट किसी को बरी कर देता है, उसको दोषी नहीं मानता, तो उसको एक्विटेड कहते हैं। तो यहाँ पे कन्विक्टेड का अर्थ होगा एक्विटेड। तो आपने क्या करना है,
आपने ये सेंटेंस आंसर में लिख देना है, लेकिन यहाँ पे वर्ड चेंज कर देना है, एक्विटेड, ACQUITTED, एक्विटेड। एक्विटेड, हाँ, ACQUITTED। आपने यूं का यूं ये सेंटेंस लिखना है, लेकिन कन्विक्टेड की जगह एक्विटेड करना है। ही वॉज एक्विटेड बाय द कोर्ट। Complete the following sentence. Gandhiji suspected a number of officers, but he could not do anything against them as he, गांधी जी को सस्पेक्ट था, शक था बहुत सारे अफसरों पे, किंतु वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि एज ही, क्योंकि आई सस्पेक्टेड ए नंबर ऑफ, देखो सेंटेंस जो क्वेश्चन में है वो बिल्कुल ऐसे कि ही सस्पेक्टेड ए नंबर ऑफ ऑफिसर्स बट एज आई, क्वेश्चन में क्या है, एज ही, तो ये यहां से लेके यहां तक आपने उसका इस सेंटेंस को लिख देना है उसके उत्तर में। ये देखिए मैंने ये भी किया है कि किस तरह से आपने उनके आंसर लिखने हैं। तो जैसे अभी ये था एक 8वें क्वेश्चन का, कैसे लिखना है, बिकॉज ही हैड नो अनचैलेंजेबल एविडेंस अगेंस्ट देम ऑल। अगला क्वेश्चन है, whom did गांधी जी मीट आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस। एविडेंस इकट्ठा करने के बाद गांधी जी किससे मिले थे, पुलिस कमिश्नर से मिले थे, आपको पता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, गांधी जी मेट द पुलिस कमिश्नर। गांधी जी डिड से पीछे चला गया, मेट बन गया, गांधी जी मेट द पुलिस कमिश्नर। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर लिख दोगे, फिर आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस जैसे ये लिखा है, गांधी जी मेट द पुलिस कमिश्नर आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंस। अगला लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज डिफिकल्ट इन साउथ अफ्रीका। पैसेज के अनुसार साउथ अफ्रीका में क्या मुश्किल था। आपने पढ़ लिया कि साउथ अफ्रीका में बड़ा मुश्किल था कि एक अंग्रेज, एक गोरा जज एक गोरे अपराधी को सजा दे, ये बड़ा मुश्किल था। तो इसका आंसर हमने लिखा है, इट वाज डिफिकल्ट इन साउथ अफ्रीका टू गेट ए वाइट जूरी टू कन्विक्ट ए वाइट ऑफेंडर अगेंस्ट कलर्ड मैन। ये देखिए, यहां था इसका दूसरे पैरे में, बट आई न्यू as well as I that it was difficult in South Africa to get a white jury to convict a white offender against colored man। ये यूं का यूं आंसर आ जाएगा, it was difficult in South Africa to get a white jury। ये देखिए, it was यहां से, ये 10वें का आंसर है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने अनसीन पैसेज को करना है। अब ये देखिए, जैसे आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने बताया था कि किस प्रकार से आंसर लिखने हैं। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसने भी 1 लिखा है, देखिए इसने भी ये लिखा है 1 के बाद डॉट लगाया, आंसर्स। आंसर्स कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे, जिस तरह की नंबरिंग एग्जाम में यूज हुई है उस तरह की नंबरिंग आपने पेपर में यूज करनी है। जैसे 1, तो मैंने 1 ऐसा ही लिखा है, ऐसे नहीं कि अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख दो, अपने अकॉर्डिंग आप 1 लिख दो, ऐसे लिख दो, नहीं, जो उन्होंने यूज किया वही। तो 1 का आंसर 1 है, ए, तो आपने सिर्फ ए लिखना है, इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा सेंटेंस लिखो। सी,
तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवें का डी, सिक्स्थ का आपने फ्रेजल वर्ब ढूंढनी थी ना सिक्स्थ में, तो सिक्स्थ में स्टैम्प आउट वर्ड यूज ढूंढ लिया आपने, स्टैम्प आउट। ये फ्रेजल वर्ब, आपको पता है फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जिसमें फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जिसमें एक तो वर्ब हो और उसके साथ में एक, उससे आगे एक प्रेपोजिशन हो, उसको इडियम या फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अब आपको यहीं लिख के बता देता हूं, जैसे कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है युद्ध का या महामारी का अचानक से स्टार्ट हो जाना। जैसे कोरोना ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेक वर्ब हो गई, आउट क्या हो गया? आउट हो गया प्रेपोजिशन। तो हमने एक पहले पैरे में से एक फ्रेजल वर्ब छांटनी थी, तो कोई और फ्रेजल वर्ब नहीं थी। देखो ये आंसर बनता स्टैम्प आउट। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। सातवें में क्या करना था? आपने कन्विक्टेड की जगह उसका ऑपोजिट लिखना था, तो कन्विक्टेड की जगह उसका ऑपोजिट होगा एक्विटेड। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कन्विक्टेड थर्ड फॉर्म, सॉरी ये थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म। आगे सेंटेंस को कंप्लीट करना था, क्या करना था? सेंटेंस कंप्लीट। तो हमने पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना लिखना है जितना हमें ज़रूरत हैड नो अनचैलेंजेबल एविडेंस अगेंस्ट देम ऑल, और फिर ये आंसर हो गया। इस तरह से आपने पेपर में साफ साफ लिखना है, और फिर क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद 2 लाइंस खींच देना इसके नीचे स्केल से। इस तरह से आप आंसर लिखोगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 10 आउट ऑफ 10। 10 नंबर का है, 10 नंबर पूरे मिलेंगे। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।